आज तक आपने रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सुनी होगी, लेकिन आज की जो घटना है इसमें एक पति ने अपनी पत्नी के लिए यहाँ ऐसा काम किया जो वाकई काबिल तारीफ है, सैल्यूट करने लायक है। एक आदमी अचानक एक कोठे पर जाता है और उसके सामने वहाँ 20 लड़कियाँ दिखाई जाती हैं और 20 लड़कियों में से उसे सिर्फ एक लड़की को चुनना था और एक एक करके वो सबको देखता जाता है और रिजेक्ट करता जाता है। लेकिन अचानक उसकी नज़र एक लड़की पर आकर रुक जाती है, पर उसे देखकर वो यही सोचता है कि यही मेरी मंजिल है और यही मेरा सब कुछ है। और वो उसका हाथ पकड़ता है और सीधा कमरे के अंदर उसे लेकर चला जाता है। और कमरे के अंदर पहुंचने के बाद दोनों ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं और एक दूसरे से लिपट जाते हैं, क्योंकि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी ही अपनी ही पत्नी थी। लेकिन ये यहाँ पर कैसे पहुँची थी और ये आदमी यहाँ पर कैसे आया, इस पूरी कहानी में आपको पता चलेगा। तो वीडियो के आखिर तक आप जुड़े रहिएगा और इस कहानी को बहुत आराम से, इत्मीनान से सुनिएगा। कहानी की शुरुआत होती है कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु से। दरअसल यहाँ का एक व्यक्ति जिसका नाम साहिल था, जो इसी शहर का रहने वाला था, और साहिल एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। तो उसकी कंपनी ने उसके अच्छे वर्क को देखकर असाइनमेंट के लिए उसे बुलाया था, जहाँ उसका ट्रांसफ़र होना था। अगर अभी देखिए तो उसकी शादी को भी 2-3 महीने ही हुए थे और इसी वजह से वो अपनी पत्नी को छोड़कर इतनी जल्दी नहीं जाना चाहता था। लेकिन मजबूरन उस मल्टीनेशनल कंपनी का ये मामला था जहां वो काम कर रहा था, जिस वजह से उसको जाना पड़ता है। और जब वो वहां पहुंचता है तो 1-2 हफ्ते काम करने के बाद वो अपनी बीवी को फ़ोन करता है और कहता है कि क्या तुम मुंबई घूमना चाहती हो। और जैसे ही ये बात अपनी पत्नी से वो कहता है तो उसकी पत्नी एकदम खुश हो जाती है, खिलखिला जाती है और कहती है कि हाँ क्यों नहीं, मेरा बचपन से मन है, बचपन से मेरा सपना था मुंबई घूमने का और मैं चाहती हूँ मुंबई घूमूँ, क्योंकि आज तक मैंने सिर्फ मुंबई को टीवी या फिल्मों में ही देखा है। लेकिन जब सब कुछ वहाँ अपनी आंखों से देखने को मिलेगा तो कितना अच्छा लगेगा। और जब अपने पति से वो इस तरह की बातें करती है तो उसका पति कहता है कि ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और 7 अक्टूबर 2011 को तुम्हारा रिजर्वेशन करा दिया जाएगा और फला फला तारीख को फला फला वक्त पर तुम्हें ट्रेन मिलेगी और तुम उस ट्रेन में बैठकर आराम से मुंबई आ जाना और मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। अब इतना उसका पति कह देता है और फिर कुछ टाइम बाद वो दिन भी आता है जब वो घर से पूरी तैयारी के साथ सीधा बेंगलुरु के स्टेशन पर जाती है और अपनी उसी मुंबई जाने वाली ट्रेन में जाकर बैठ जाती है। और बैठते ही वो सबसे पहले फ़ोन करती है अपने सास ससुर को और उनसे कहती है कि मम्मी पापा, मैं ट्रेन के अंदर बैठ गई हूँ और लगभग 1000 किलोमीटर का ये सफ़र है जो 16-17 घंटे में पूरा हो जाएगा और मैं साहिल के पास पहुँच जाऊँगी। पहला फ़ोन वो अपने ससुराल वालों को कर चुकी थी और दूसरा फ़ोन बाद में उसने अपने पति को मिलाया। उससे कहा मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ और मैं जल्दी से आपके पास पहुँच जाऊँगी, आप परेशान मत होना। और ऐसे में तब साहिल कहता है कि मैं परेशान नहीं हो रहा हूँ और तुम्हें ज़रूरत नहीं है परेशान होने की, क्योंकि तुम अकेली हो, बिल्कुल भी तुम घबराना मत और ना ही रास्ते में किसी से ज़्यादा बातचीत करना और अपने सफ़र पर पूरा फोकस करना, ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना और कोई ऐसी वैसी चीज़ भी खाने को किसी से लेना मत। यानी इस तरह की वो बातें अपनी बीवी को समझाता है और यहाँ से इस कहानी की शुरुआत होती है। ट्रेन भी अब मुंबई सफ़र के लिए चल पड़ती है और जैसे ही ट्रेन चलती है तो जिस बोगी में जिस सीट पर वो बैठी हुई थी उसी के सामने वाली सीट पर 2 लोग और बैठे हुए थे जो एकदम उसके लिए अनजान थे। वो एक दूसरे से बातचीत भी नहीं कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे सफ़र जब आगे की तरफ बढ़ता है तो वो दोनों व्यक्ति आपस में एक दूसरे का परिचय देते हैं। उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो और कहाँ से आ रहे हो। और जबकि ये महिला अकेली बैठी हुई थी जो किसी से बातचीत नहीं कर रही थी और इस लड़की का नाम तानिया था, वो अगर बात कर रही थी तो सिर्फ बार बार अपने ससुर को फ़ोन मिलाकर या अपने पति साहिल को, क्योंकि मिनट मिनट पर वो उसे बता रही थी अब कितने किलोमीटर का सफ़र हो चुका है, अब मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। यानी धीरे धीरे करके इस तरह से उसका जो सफ़र था वो ठीक ठाक कट रहा था। मगर जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही थी तो उसके ठीक सामने बैठे हुए वो 2 व्यक्ति में से एक व्यक्ति कहता है कि बहन जी, लगता है कि आप पहली बार ट्रेन में आज सफ़र कर रही हैं, तो वो भी मुंबई का।
इस पर वो कहती है कि हाँ, ट्रेन में तो मैं बहुत बार सफ़र कर चुकी हूँ, लेकिन अकेले मैंने कभी सफ़र नहीं किया और मैं कभी मुंबई भी नहीं गई। मुंबई में मैं पहली बार जा रही हूँ। और जब वो दोनों इस बात को सुनते हैं तो तानिया से कहते हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं और आपके भाई की तरह हैं। कोई भी परेशानी सफ़र में हो तो आप इस बीच हमसे कह सकती हैं। और इसी बीच खाने पीने की चीज़ों का भी साझा होने लगा और वो लोग साथ में दोनों बैठकर कुछ खा रहे थे। उन्होंने तानिया से भी पूछ लिया कि बहन जी आप भी कुछ खाएंगी। पहले तो खाने के लिए वो मना कर देती है, लेकिन जब आगे वक्त गुजरता है, 15-16 घंटे का सफ़र बचता है, तो सफ़र में किसी भी अनजान व्यक्ति से थोड़ी बहुत बातचीत हो ही जाती है। तो इन दोनों ने उस तानिया से भी सब कुछ पूछकर जान पहचान बना ली थी। और तानिया भी जो साथ में अपने खाने पीने का सामान लेकर गई थी, उस सामान पर जब उन दोनों की नज़र पड़ती है तो ऐसे में तानिया की मजबूरी बन जाती है कि वो उस सामान को दिखाते हुए उनसे भी पूछ लेती है, भाई साहब आप भी इसमें से कुछ खा लीजिए। और क्योंकि वो घर का बना हुआ खाना होता है तो वो दोनों व्यक्ति खुद को रोक नहीं पाते और तानिया से खाना लेकर खाने लग जाते हैं। इसके बाद कुछ देर के बाद वो भी अपना सामान तानिया की तरफ बढ़ा देते हैं और उससे कहते हैं कि आप भी कुछ हमारा सामान इसमें से खा लीजिए। यानी इस तरह से ये सफ़र वाकई बहुत सुहाना हो रहा था। अभी सब कुछ अच्छा चल रहा था। मुंबई सिर्फ 150 किलोमीटर दूर रह गया था। यानी 1000 किलोमीटर में से 850 किलोमीटर का सफ़र तय हो चुका था, जहां तानिया अपने पति साहिल को फ़ोन मिलाकर बता रही थी कि मैं अभी आपसे सिर्फ 150 किलोमीटर दूर हूं। ऐसे में उसने फिर कहा कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और मैं तुम्हें लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर आ जाऊंगा और तुम मुझे बस एक फ़ोन कर देना। बस इतनी आखिरी बात उसकी यहाँ अपने पति से होती है। और इसके बाद यहाँ दोनों व्यक्ति उस महिला से कहते हैं कि बहन जी आप चाय पियेंगी? तो वो कहती है कि मैं चाय वाय नहीं पीऊँगी, आपको पीनी है तो आप पी सकते हैं, आप ले लीजिए। लेकिन वो लोग मना करने के बाद भी 2 चाय के साथ साथ तीसरी चाय भी लेकर आ जाते हैं। और जब लाते हैं तो तानिया को जैसे तैसे करके वो चाय भी पिला देते हैं और ख़ुद भी पीने लगते हैं। और जब तानिया उनसे लेकर चाय पीती है तो कुछ ऐसा होता है कि चाय पीते ही वहाँ तुरंत बेहोशी की हालत में तानिया हो जाती है। उसको नींद आने लगती है, वो समझ नहीं पाती। मगर जब लगभग उसकी 2-3 घंटे के बाद आँख खुलती है तो पता चलता है कि तानिया अब ट्रेन के अंदर नहीं है, किसी डब्बे में नहीं है, किसी बोगी में नहीं है, बल्कि वो अब एक कार के अंदर है, जो कार बहुत तेज़ी से चल रही है। और जैसे ही हल्की फुल्की उसकी आंखें खुलती हैं, थोड़ा बहुत नशा उतरता है, तो पता चलता है कि वो बेहोशी की हालत में थी, जिस वजह से वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। लेकिन तब भी उसको वो दोनों व्यक्ति कार के अंदर दिखाई दिए जो ट्रेन में उसके साथ थे। इसके अलावा एक और व्यक्ति अनजान था जो कार चला रहा था। और कार के अंदर का मंजर कुछ ऐसा था जिसको देखकर ये साफ अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि उसके साथ अब तक कुछ ना कुछ घटना या अनहोनी हो चुकी है। उसने ये सब देखकर उन लोगों से सवाल किया कि मैं कहाँ हूँ और मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और बातचीत करती तो उसको वहीं ज़ोर ज़ोर से थप्पड़ लगाया गया, उसे चांटे मारे गए और कहा कि अगर तुमने आवाज़ निकाली तो तुम्हारी और पिटाई होगी, इसलिए तुम चुपचाप यहीं पर पड़ी रहो। आपको बता दें कि बेहोशी का कारण ये था कि उसने जो चाय पी थी उसके अंदर कुछ नशीला पदार्थ था, जिसको पीने के बाद उसकी हालत बहुत गड़बड़ हो चुकी थी और वो ऐसी कंडीशन में नहीं थी कि वो किसी चीज़ का विरोध करे, ठीक से खुद चल सके। और इसलिए उन दोनों ने उसे ऐसे पकड़ा था जैसे वो बहुत ज़्यादा बीमार हो, और शायद ट्रेन से भी उन्होंने उसको वैसे ही निकाला होगा जैसे अभी ये उसको लेकर जा रहे थे। अब देखिए, जब ये गाड़ी से उस महिला को उतारते हैं तो सीधा पहुंच जाते हैं उस मुंबई के रेड लाइट एरिया के कोठे पर, जहां पहले से ही 2 महिलाएं बैठी हुई थीं। उनसे इन लोगों की बार्गेनिंग चल रही थी, बातचीत चल रही थी उसको बेचने की। और तभी आखिरकार सौदा तय हो जाता है और कम से कम उसकी कीमत लगती है 45,000 रुपये। 45,000 रुपये वो दोनों व्यक्ति लेकर वहाँ से चले जाते हैं। और वो महिला, जिसको अब हल्का हल्का सा होश आने लगता है, तो वो उनके आगे गिड़गिड़ाने लगती है, रोने लगती है, वो रहम की भीख मांगती है। लेकिन ये दोनों उसको ठोकर मारते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। और अब ये अकेली महिला उस कोठे पर मौजूद थी जहाँ उसने ऐसा नज़ारा देखा जो शायद कभी उसने सपने में भी नहीं सोचा था। जब वो अंदर कमरे में गई तो उसने देखा कि वहाँ बहुत सी ऐसी लड़कियाँ थीं जिन्होंने अपने लिबास भी ऐसे पहने हुए थे जिसे देखकर कोई भी पुरुष उत्तेजित हो जाए। इसके बाद जब महिला को ऊपर लेकर जाते हैं तो उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, क्योंकि अब वो विरोध करने पर उतर चुकी थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी।
इसलिए उसको सबसे पहले बांधकर एक कुर्सी पर रखा जाता है और वो ज़्यादा शोर ना मचाए, इसलिए उसका मुंह भी बंद कर दिया जाता है। देखिए, जहां वो 7 अक्टूबर को घर से निकली थी, वहीं उसको 8, 9, 10 अक्टूबर से एक एक दिन गुजरने लगा और धीरे धीरे करके इस बात को लगभग 15 दिन गुजर जाते हैं। उधर उसका पति रेलवे स्टेशन पर इंतज़ार कर रहा था और काफ़ी इंतज़ार करने के बाद जब उसकी पत्नी उसको कहीं दिखाई नहीं देती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। फ़ोन करता है तो फ़ोन भी स्विच ऑफ आता है। अपने माँ बाप से पूछता है और इसके बाद वो जाकर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी को सूचना देता है और साथ ही पुलिस स्टेशन में भी जाकर अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। यानी उस दिन वो तमाम कोशिशें करता है अपनी पत्नी को तलाश करने के लिए ताकि उसकी पत्नी मिल जाए, क्योंकि वो अपने शौहर से एक अनजान शहर पहली बार मिलने आई थी। उसे बहुत डर हो गया था, वो बेहद परेशान था। इसलिए वो पहले बेंगलुरु के रेलवे स्टेशन पर जाता है और वहाँ के सीसीटीवी कैमरे चेक कराता है, जिसमें ये साफ दिखाई देता है कि वाकई उसकी पत्नी रेलवे स्टेशन पर आई थी और ट्रेन के अंदर बैठी भी थी। मगर ट्रेन में बैठने के बाद गई तो कहाँ गई, वो तमाम कोशिश कर रहा था उसको ढूंढने के लिए। मगर इधर उसकी पत्नी खूब टॉर्चर हो रही थी, रोज़ उसको मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, रोज़ उसको ठीक से खाना भी नहीं दिया जा रहा था। इतना ही नहीं, जितनी ज़्यादती, जितना हैवानियत उसके साथ हो रही थी उसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, सपने में भी नहीं सोचा था। और जब धीरे धीरे एक एक दिन गुजरने लगा तो तकरीबन 16वें दिन उस कोठे की जो मालकिन थी सुनीता पुजारी, उससे वो कहती है कि बहुत दिन हो गए, अब आज तुम तैयार होकर ग्राहक के पास नहीं जाओगी तो तुम्हारा वो हश्र किया जाएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वो बाकी लड़कियों से कहती है कि लड़कियों, इसको समझा दो नहीं तो बहुत बुरा होगा। और जो पहले से ही वहाँ लड़कियाँ काम कर रही थीं उन पर भी दबाव बनाया जाता है। वो तानिया से कहती हैं कि तानिया तुम मान जाओ, क्योंकि अब यहाँ से तुम्हारे जाने के रास्ते सब बंद हो चुके हैं, तुम्हें अब परमानेंट यहीं रहना होगा और यहीं पर काम करना होगा जैसे हम कर रहे हैं। अब तुम्हें यहाँ से कोई बचा नहीं सकता और तुम्हारी यहाँ मदद करने भी कोई नहीं आएगा, इसलिए तुम यहाँ के माहौल में खुद को ढाल लो। और देखिए, जब इस तरह से उसको कहा जाता है तो आखिरकार 16वें दिन तानिया की भी हिम्मत टूट जाती है और वो भी ऐसे कपड़े पहन लेती है जिसको देखने के बाद कोई भी पुरुष उसकी तरफ उत्तेजित हो जाए, आकर्षित हो जाए। और आज तानिया का नंबर आता है, क्योंकि ग्राहक ने तानिया को ही पसंद किया था। तानिया को लेकर वो कमरे में जाता है और जाने के बाद जैसे ही अंदर का दरवाज़ा बंद किया तो तानिया उसके आगे गड़गड़ाने लगी, रोने लगी। और ऐसे रोई कि कमरे के बाहर उसकी आवाज़ न जाए। उसकी आंखों में आंसू थे और वो आंसू टपक रहे थे। वो रोते हुए उसके पैर पकड़ते हुए कहती है कि भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसे ऐसे यहाँ पर चली आई, मेरे साथ धोखा हुआ है और मैं शादीशुदा हूँ। मेरे पति साहिल हैं जो कि मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। मुझे तो सिर्फ यहाँ मुंबई घूमने के लिए आना था और किसी ने मुझे चाय में कुछ नशीला पदार्थ मिला कर दे दिया और मैं यहाँ तक पहुँच गई। मेरी आप जान बचा लो, मुझे कैसे भी करके मेरे पति के पास छोड़ आओ। अब देखिए, वो इस तरह से जब अपना दर्द उस सामने वाले व्यक्ति को बयां करती है तो ये बड़ी हैरानी वाली बात थी, क्योंकि कोठे पर आने वाला कोई भी व्यक्ति शरीफ तो हो ही नहीं सकता। इसलिए उस व्यक्ति ने इंसानियत का पहली बार परिचय देते हुए कहा कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। और जब बात मदद करने की आई तो वो कहने लगी कि बस मुझे मेरे पति से बात करा दो। और इधर क्योंकि उसका पति अपनी पत्नी को तलाश करने की तमाम कोशिशें वो कर चुका था और कर रहा था, जो भी उसके बस में था वो सब कुछ कर रहा था। रोज़ तानिया उसे फ़ोन करती थी, हर चीज़ के बारे में उसे बताती थी कि घर में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। इसलिए उसे अपनी पत्नी के फ़ोन की आदत थी और अब वो तड़प रहा था अपनी पत्नी की आवाज़ सुनने के लिए। लेकिन अचानक उसके पास एक फ़ोन आता है और उस फ़ोन पर एक महिला की आवाज़ उसे सुनाई देती है और वो कहती है, मैं तानिया बात कर रही हूँ और मैं कहाँ हूँ मुझे नहीं पता, बस मुझे बचा लो, मुझे यहाँ नहीं रहना है। और जब ये पूरी कहानी, पूरी बातचीत अपनी पत्नी की वो सुनता है तो साहिल साफ कहता है कि देखो घबराओ मत, तुम कहाँ हो मुझे ठीक से बताओ। वो कहती है कि मुझे नहीं पता। अब देखिए, ये कहाँ थी, किस कमरे में थी, किस कोठे पर थी और कौन सा रेड लाइट एरिया है, कौन सा ये इलाका है, ये सारी जानकारी तानिया को नहीं थी, क्योंकि उसे बेहोशी की हालत में लाया गया था। इसलिए वहाँ जो ग्राहक बनकर वो व्यक्ति आया था उसने उसके पति को सारी जानकारी दी। वो वाकई बहुत अच्छा इंसान था जो अभी तक उसकी मदद कर रहा था। और साहिल को जब ये पूरी सूचना मिल गई तो साहिल सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिरकार करूं तो अब करूं क्या, इसको कैसे बचाऊं।
मगर जब उसने हिम्मत करी तो उसने यही सोचा कि मैं सबसे पहले पुलिस के पास जाऊंगा और पुलिस वहां पर छापा मारेगी तो ऐसा भी हो सकता है कि वहां से कोठे पर सब कुछ गायब हो जाए, खाली करा दिया जाए, या मेरी बीवी को कोई नुकसान पहुंचाया जाए या कहीं उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाए। इसलिए उसने ऐसा कुछ नहीं किया, वो पुलिस में नहीं गया। उसके बजाय वो सीधा पहुंच जाता है अकेले ही ग्राहक बनकर उस कोठे पर जहां उसकी पत्नी मौजूद थी। और अब तक वो पुराना ग्राहक वहां से जा चुका था और ये नया ग्राहक बनकर साहिल खुद वहां पर पहुंच जाता है और उन महिलाओं में से तलाश करता है अपनी बीवी को, उसको ढूंढने की कोशिश करता है। और जब एक एक करके महिलाएं उसके सामने आती हैं तो वो सभी को रिजेक्ट करता जाता है और आखिर में एक लड़की उसके सामने आती है जिस पर उसकी निगाहें ठहर जाती हैं। तुरंत ही उसने तानिया को देखकर पसंद कर लिया और वहाँ तानिया की नज़रें भी झुक गईं, वो रोने लगी। पति भी अपनी पत्नी को देखकर हैरान था, परेशान था। इसलिए उस वक्त उसने तुरंत बोल दिया कि मुझे बस यही लड़की चाहिए। और जब उसका चुनाव हुआ तो उसको लेकर कोठे के अंदर गया। कमरे के अंदर जाने के बाद उसने अपनी पत्नी से पूरी कहानी सुनी कि आखिरकार तुम यहाँ तक कैसे पहुँची। और देखिए, सबसे अच्छी बात ये थी कि पति अपनी पत्नी से इस बात पर बिल्कुल नाराज़ नहीं हुआ, बल्कि उसने अपनी पत्नी को सीने से लगाया और कहा कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब ज़रूरत है तो हमें ठंडे दिमाग से काम लेने की और ये सोचने की कि हम यहाँ से कैसे निकलें, क्योंकि अगर हम यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे तो ये लोग हम पर हमला कर सकते हैं, हमें मार भी सकते हैं, हमें कोई नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। तभी बैठे बैठे साहिल को अचानक एक तरकीब सूझी और उसने पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन किया और तब जाकर पूरी कहानी 7 अक्टूबर से लेकर अब तक की पुलिस को बताई। और साथ ही ये भी कहा कि मेरी पत्नी रेड लाइट एरिया के कोठे पर फला रूम में मौजूद है, आप जल्दी यहाँ पर आ जाइए। और वहाँ की पुलिस ने भी ईमानदारी के साथ पूरा काम किया। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुँच जाती है। हम यही कहेंगे कि मुंबई पुलिस भी वाकई सैल्यूट की हकदार है। और ये वाकया है सन 2011 का, जब पुलिस की पूरी फोर्स वहाँ पर पहुँचती है, उस कोठे को घेर लिया जाता है और वहाँ पर छापा मारा जाता है, हर एक कमरे की तलाशी ली जाती है। तो साहिल और तानिया भी एक कमरे के अंदर पुलिस को मौजूद मिलते हैं जहां दोनों की हालत देखने दिखाने लायक थी। तभी पुलिस ने उनको बड़ी जिम्मेदारी से वहां से निकाला और न केवल उस दिन तानिया को बचाया गया, बल्कि ऐसी कई लड़कियां थीं जो बेवजह मजबूरी में ऐसे ही दलालों के चंगुल में फंसकर यहाँ पर आई हुई थी। तो दोस्तों, उन दलालों के बारे में भी जब पता करने की कोशिश की गई तो मालूम हुआ कि वो दलाल सिर्फ रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप जैसी जगहों पर ही अपनी नज़रें गड़ाए रखते हैं, गीत की तरह कि जब भी कोई महिला, कोई लड़की ऐसी अकेली सफ़र करती हो या जो ज़्यादा ही देखने में सुंदर हो, उसको ये उठा लेते हैं ताकि उसको निशाना बनाया जा सके, उसे बेचा जा सके। और तानिया भी ऐसे ही बिक गई थी जहां उसे खबर तक नहीं थी। उसे बहुत देर बाद होश आया था। हालांकि अब वो सही सलामत अपने पति के पास थी। पुलिस ने उसको छुड़ाकर यहाँ से वापस बेंगलुरु दोनों को भेज दिया था। और पुलिस ने जब यहाँ से इस कोठे की मालकिन सुनीता पुजारी को और रमीदा शेख को पकड़ा और साथ ही जो जो इसमें शामिल थे उन 2 दलालों को भी पकड़ा गया और काफ़ी मशक्क़त के बाद आखिरकार इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। फ़िलहाल ये चारों सलाखों के पीछे हैं। इस कहानी में, इस रिश्ते में वाकई साहिल ने बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया और बहुत नेक काम किया, जहां उसने अपनी पत्नी की ज़िंदगी को ही नहीं बल्कि और भी मजबूर लड़कियों को वहां से निकाला, उनको बचाया। उसके सहारे से सबको आज़ादी मिली। उसके अलावा अगर कोई और पति होता तो वो ये भी कह सकता था कि अब तुम मेरे लायक नहीं हो, अब तुम यहीं कोठे पर रहो, तुम्हारे साथ पता नहीं इन दिनों में क्या क्या हुआ होगा। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि अपनी पत्नी की पूरी ज़िंदगी बचाई और लड़कियों की ज़िंदगी बचाई। तो दोस्तों, ये थी आज की एक अजीब कहानी और इस कहानी को सुनकर अच्छा भी लगा क्योंकि बहुत सारी लड़कियों की ज़िंदगी बची। इस कहानी को लेकर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और कल की वीडियो में आप सभी लोगों के नाम लिए जाएंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें और याद रखें कि क्राइम में और आप में सिर्फ इतनी दूरी है कि आप कितना सतर्क हैं। और अगर आप किसी सफ़र पर जाती हैं या जाते हैं तो अपना ख्याल रखें और ख़ासकर अगर आप अकेली हों तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और सफ़र के दौरान किसी से कुछ चीज़ लेकर ना खाएं। इन बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी हो चुका है, वो भी आज के दौर में।
तो कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।